हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के ओर। आप सबका स्वागत है रोजी रोटी के इस नए अंक के अंदर। और हमेशा की तरह हमारे साथ भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, स्ट्रेटजिक और मैनेजमेंट गुरु श्री नयन पारिक जी हमारे साथ हैं। नयन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच वोरा सर। दोस्तों, आप रोजी रोटी को पसंद कर रहे हैं, आपकी फीडबैक प्राप्त हो रही है, विभिन्न देशों से आ रही है, नेपाल से, बांग्लादेश से भी। और आज एक इशू हम ऐसा भी उठाने जा रहे हैं जिसका संबंध भूटान से भी है, नेपाल से भी है, बांग्लादेश से और भारत से भी है। यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट जो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, ताकि एक दूसरे देशों की गाड़ियां जो माल लाद कर एक दूसरे देश में जा सके आराम से, यूरोपियन यूनियन के एक सिस्टम की तरह, वो अभी तक लागू नहीं हो पा रहा है। दूसरा इशू बहुत इंपॉर्टेंट जो है, यूएस सॉरी अपना चाइना जो है, आप जो टेक्नोलॉजी कंपनी है, इंटरनेट कंपनियां हैं, उनको किल करने में लगा हुआ है। देखा जाए तो चाइना की सोच कोई लंबी सोच लग रही है। वो सोच दरअसल मैन्युफैक्चरिंग के आसपास घूम रही है, क्योंकि वही उसका मेन स्टे है। और जो अभी उसका जो ट्रेड है 28% दुनिया में है, उसको वो 2050 तक 42% तक लेके जाना चाहता है मैन्युफैक्चरिंग में। ताकि दुनिया में जिसको कभी कोई चीज खरीदनी हो किसी देश को, तो सामने एक ही दुकान हो और उस दुकान का नाम है चाइना। उसके अलावा और कोई दुकान नहीं होगी। तो ये लंबी दूरी की सोच है। और थोड़ी सी शुरुआत में आज बात करेंगे हम काबुल में जो हो रहा है, और भारत के लिए उसके इम्प्लीकेशन क्या है, बिजनेस इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं, या वैसे भी नॉर्मल विदेश संबंधों में इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं। क्योंकि नयन पारिक जी एक अर्थशास्त्री होने के नाते एक स्ट्रेटजिक गुरु भी हैं, और विदेश व्यापार की और विदेश नीति की बेहतरीन समझ रखते हैं। नयन जी, पहला छोटा सा एक इसी पे चलते हैं। काबुल में घटनाएं तेजी से घट रही हैं, और आज सुबह तो अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दी गई हैं। तो अब वहां से किसी को बाहर निकालने का जो एक सिलसिला था, जो कल रात तक जारी था, लोगों को बचाकर बाहर लाया जा रहा था। एयर इंडिया की फ्लाइट्स भी आ रही थी, अमेरिका की भी आ रही थी। लेकिन सुनने में ये भी आया कि सारा का सारा एयरपोर्ट अमेरिकन फोर्सेस के कब्जे में है इस समय। तो भारत के लिए ये स्थिति क्या है? वोरा साहब, मैं समझ रहा हूँ कि भारत के लिए हम लोगों को यदि फाइनेंशियल टर्म्स में इसको देख ले तो हमारे कहीं इन्वेस्टमेंट जो है वो पिछले सालों से हम एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जी पावर सेक्टर में जी काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ। जी जी और अभी ही काबुल रिवर पे अपना जो एक डैम बनाने का प्लान है वो अभी शुरू हुआ है। तो मैं जी समझ रहा हूँ कि हमारा इन्वेस्टमेंट करीब है $3 बिलियन, करीब 20-22 हजार 25 हजार करोड़ के बीच में कहीं हमारा इन्वेस्टमेंट है। सलमा हमारा डैम जो भी उनमें से। हाँ हाँ, तो वो सब मिला के कहीं इन्वेस्टमेंट हमारा 20-25 हजार करोड़ है। और हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको वो हर साल करीब 7-8 हजार करोड़ के आसपास है। इंपोर्ट हमारा उससे आधा है, कहीं 3-3.5 हजार करोड़ का। और इस सब के लिए हम लोगों ने, क्योंकि पाकिस्तान ने हमको अलाउ नहीं किया था लैंड कनेक्टिविटी, तो हमने एक एयर कॉरिडोर एस्टेब्लिश कर रखा है उनके साथ, जिसके थ्रू हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता है। अफगानिस्तान से हम काफी प्रेफर्ड, हम लोगों ने एग्रीमेंट भी साइन किए हुए हैं ताकि अफगानिस्तान और हमारा एक्सेस एक दूसरे के साथ अच्छा रहे। और उसके कारण ये ट्रेड बढ़ता भी रहा है। अब सडनली ये होने से मैं समझ रहा हूँ कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो थोड़ा सा मुश्किल में आ जाएगा। हमारे लोगों को वापस बुलाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के रिटर्न की तो आरओआई की तो मैं बात ही अभी नहीं कर रहा हूँ, पर इन्वेस्टमेंट जो किया है वो भी शायद थोड़ा सा दिक्कत में आ जाएगा। और जी हमारा जो व्यापार है उनके साथ, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, वो दोनों मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा इसके कारण तकलीफ में आ जाएगा। तो इसीलिए इंडिया को एक नेबर के तौर पे, एक इन्वेस्टर के तौर पे, एक बड़े भाई के तौर पे इसको एक मतलब बारीकी से देखना पड़ेगा। जैसे चीजें अनफोल्ड हो रही है हम लोगों को सोचने की भी जरूरत है, क्योंकि अमेरिकन जो प्रेसिडेंट थे वहां के अपॉइंटेड, वो तो अभी निकल गए वहां, कोई पुराने रशियन, कजाकिस्तान या कहीं रीजन पे हैं। तो इसीलिए ये अफड़ा तफड़ी में, जैसे आपने कहा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल अमेरिका ने ले रखा है। अब कब तक वो रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, क्योंकि अमेरिका ने तो अपनी एम्बेसी बंद कर दी है, रशिया ने और टर्की ने अपनी एम्बेसी चालू रखी है, और मेरे ख्याल से उनका इनको सपोर्ट रहेगा। तो इसके, क्योंकि ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है, इसके पीछे के जो फोर्सेज है, मेरे ख्याल से आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। पर अभी शायद वो बात करने का यहाँ मौका नहीं है। पर एक बार बात करेंगे कि इसके पीछे के क्या फोर्सेज लग रहे हैं। अमेरिका का यहाँ से निकलना, रशिया और टर्की की अपनी एम्बेसी चालू रखना, और जो हालात हुए हैं उसमें अमेरिकन जो सपोर्ट वाली सरकार है उसका प्रेसिडेंट का चला जाना, ये सब एक कोई
प्री प्लान्ड एक्टिविटी तो नहीं थी। और जैसे वो ब्लडलेस कू हो गया कि ये आए और जैसे ये द्वार पे आए और जो प्रेसिडेंट घानी है वो निकल गए वहां से, तो ये सब चीजों के पीछे क्या क्या फोर्सेस काम करते हैं वो एक इंटरेस्टिंग आगे की कहानी है। पर आज हमारे पास और भी 2 टॉपिक है, तो ये अपना जो ट्रेड और जो इन्वेस्टमेंट है उसकी बात करके इसको यहाँ छोड़ते हैं, और फिर कभी मेरे ख्याल से मौका हुआ तो बिल्कुल दोबारा इस पे ज्यादा बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा इसमें सिचुएशन थोड़ी सी क्लियर हो जाए, अभी बड़ा कंफ्यूजन है और बड़ी एम्बिग्विटी है वहां पर कि जी क्या सिचुएशन इमर्ज होगी, तो उसके बाद फिर उसके ऊपर विस्तृत रूप से बात करेंगे। और ये एक छोटा सा आपका एक विचार लेना था इसके ऊपर। जी 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 अब आते हैं कि चाइना ने पिछले कुछ सप्ताहों में ऐसा कुछ किया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। चाइना की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं या ई कॉमर्स कंपनी है, अलीबाबा है, टेंसेंट है, बाइडू है, और भी कई हैं। और दीदी है। अचानक, हाँ जी जी, हम्म। और ये इन कंपनियों को एकदम से ऐसा लगता है कि चाइना ने उनका गला काट दिया है। ऐसा लगता है कि उसने कहा कि ये जितने भी या तो एंटरटेनमेंट या एजुकेशन टेक्नोलॉजी के जितने भी इस किस्म के स्टार्टअप्स हैं या कोई ई कॉमर्स के स्टार्टअप्स हैं, उनको शायद ये डर लगना शुरू हो गया था कि ये शायद सरकारों को भी अब कंट्रोल करने शुरू हो गए हैं दुनिया में, और ये खतरा बनते जा रहे हैं। बहुत बड़े ये जो बड़ी बड़ी मेगा टेक्नोलॉजी की जो कंपनियां हैं, और इनके खिलाफ तो कई जगह एंटी ट्रस्ट मूव्स भी चल रहे हैं, अमेरिका वगैरह में भी हैं, भारत में भी कुछ और यूरोप में भी हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी फेसबुक से लंबी लड़ाई की है इस मामले में, गूगल से भी की है। तो कहीं ना कहीं चाइना का इतना जो एक इसके ऊपर क्या कहते हैं ना कि ऑनस्लॉट है, एक बड़ा तगड़ा हमला है, और कट टू द साइज वाली बात आ गई है कि इनको शायद अपनी औकात दिखा देनी चाहिए कि वो क्या है। सर, इसके पीछे की कहानी क्या है, दर्शकों को ये बताइए जरा। आप समझते हैं इस चीज को बड़ी बेहतर ढंग से। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने 2-3 कंपनीज का नाम अलीबाबा का दिया, उसके साथ एक दीदी का नाम मैं जोड़ना जी चाहूंगा, जो कि जी वहाँ की और उसकी पकड़ समझिए आपकी। 80% जो चाइना में ट्रांसपोर्टेशन है वो हेल कैब वाला, वो दीदी के हाथ में है। जी उसके साथ आपने जैसे बहुत अच्छी तरह से उसको अपने अपनी बात में ले लिया कि जो डेटा का यूज है वो उन लोगों को लग रहा है कि सरकार से भी ज्यादा डेटा इन कंपनीज के पास आ जी जाएगा। जी जी और वो लोग मतलब ऑलमोस्ट दे नो कि कौन से सरकारी अफसर कहाँ से कहाँ गए, कितनी देर तक रात को बैठे। ऑलमोस्ट उनको पता है कि भी वो वहां से फिर यहाँ गए तो इस केस पे काम कर रहे होंगे। तो सरकार को भी आज कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो अपने जो चाइना के लोग के मूवमेंट के बारे में, तो उनको दीदी पे डिपेंड करना पड़ता, ऐसी बात हो गई थी। और वही जी बात अप्लाई होती है अलीबाबा को, बाकी की जो कंपनीज है उनको, जिसका आपने जिक्र किया। मैं दीदी का इसलिए करना चाहता हूं कि दीदी का अभी आईपीओ हुआ, उसके पहले चाइनीज रेगुलेटर ने थोड़ा सा उनको कहीं एक सजेशन दिया कि आप ये न करें। पर दीदी लाइक एनी टेक जायंट सेठ की भी हमारी तो इस पे बात हो गई और हम उस पर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे उन्होंने किया, और उनका लिस्टिंग उस दिन हुआ जबकि वो डे पे चाइना की रिपब्लिक पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी का 100 साल का जश्न शुरू होने वाला था। तो ये सब चीजें जो है वो चाइनीज अथॉरिटीज है उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। और जी उनको लग रहा था, जैसे आपने कहा, कि ये टेक कंपनीज सरकार को भी कोई ज्यादा घास नहीं डालेगी और सरकार को भी इनके सामने कहीं ना कहीं अपने आप को बेबस और लाचार ना होना पड़े। तो इसके कारण उन्होंने वो क्रैक किया जिससे कि दीदी का जो आईपीओ हुआ था उससे आज 50% वैल्यू आ गई। जी और बाकी की पिछले 5-6 महीने में आप देखें तो चाइनीज कंपनी की, जो टेक कंपनीज की जो इरोजन हुआ, जो उनके वैल्यू में जो कमी हुई, जो वैल्यू को काटा गया, वो कहीं $800 बिलियन के आसपास जी गिना जाता है। तो कहीं 55-60 हजार करोड़ रुपए की वैल्यू टेक्नोलॉजी कंपनी की ड्रॉप हो गई, क्योंकि चाइनीज सरकार ने उनके ऐप को बैन कर दिया, उनके बाकी के बिजनेस एक्टिविटी को बैन कर दिया। एंटी ट्रस्ट पे आपने जैसे कहा उन पे काम हो ही रहा था। तो ये सब मिला के चाइना को यहाँ लगा कि ये कंपनीज कल को हमको कंट्रोल करने लगेगी और हम उनके सामने बेबस हो जाएंगे, जो कि उनको कहीं गवारा नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो कहीं अमेरिकन रेगुलेटर के पास भी तो नहीं जाती। तो उनको ये लगा कि जो जो ट्रैफिक के डेटा है, जो जो मूवमेंट के डेटा है,
जो जो हमारी इंफॉर्मेशन है, सरकारी अफसरों के बारे में इंफॉर्मेशन है, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में है, वो सब कल को अमेरिकन रेगुलेटर के पास भी न चली जाए। और उस सब डर के कारण उन्होंने कहा, और आपने जैसे एक दूसरी बात बताई कि चाइना अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक बाहुबली बनाना चाहता है। वैसे तो वो बाहुबली देश है ही, एक बहुत बड़े एक्सटेंट से चाइना बाकी के देशों से आगे है, और कोई भी चीज आज भी आपको लेनी हो तो आप चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते। लो क्वालिटी से लेके हाई क्वालिटी तक उनका एक दबदबा है, और वो बनाना चाहते हैं, वो इसमें और भी आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं। और टेक कंपनीज के जो बर्निंग है, टेक कंपनीज का जो एक वैल्यूएशन है, वो सब भी एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है कि भाई लॉन्ग टर्म में यदि कोई कंपनीज नहीं कमा रही है तो उसके वैल्यूएशन का क्या मतलब है। और एक्चुअल जो वैल्यूज है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ग्लोमरेट्स में, उसमें मेरे ख्याल से चाइना अपना दबदबा चाहता है। तो जैसे आपने कहा, कोई भी चीज आपको अगले 10 साल में यदि कहीं से भी लेनी हो तो चाइना का बाजार में नाम होगा। और ये सब चीज को साथ में रखते हुए मेरे ख्याल से उन्होंने टेक कंपनीज को कहीं ना कहीं जाके कट टू साइज करने की अपनी जो एक्सरसाइज है वो 5 महीने में बहुत ही तेज कर दी है। और दैट इंडिकेट्स कि उनको कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, आईटी सेक्टर से ज्यादा अपना फोकस लगाने की स्ट्रेटेजी उन्होंने अख्तियार कर लिया। बिल्कुल सही कहा आपने। और चाइना को ये लगता है कि अगर पूरी दुनिया के ऊपर राज करना हो तो वो टेक्नोलॉजी के बजाय मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स हैं उसके थ्रू ज्यादा अच्छा राज कर सकता है, क्योंकि वो चीजें हमेशा ऑल द टाइम बिकती हैं। वो कभी कैसा भी माहौल हो लेकिन वस्तुएं बिकती रहती हैं। हो सकता है सेवाएं उतनी ना बिके लेकिन वस्तुएं बिकती रहती हैं, रोजाना की जरूरत में आती हैं। लेकिन कभी कभी ये भी हैरानी होती है नयन जी की, नई कंपनी आएगी, चार लड़के अपने साथ मिलके 5-7 लाख लगाएंगे और 10 दिन बाद घोषित कर देंगे मेरी वैल्यूएशन $1 बिलियन हो गई, 8 करोड़ हो गई। एक अजीब सा नहीं लगता कि मतलब जो व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग में या किसी और क्षेत्र में बेचारा सालों साल संघर्ष करता है और उसको 1 करोड़ टच करने में क्या कहते हैं कि सालों गुजर जाते हैं, और ये नौजवान लड़के आके चौथे दिन घोषणा कर देते हैं कि हमारा वैल्यूएशन $1 बिलियन हो गया, तो थोड़ा सुनने में अजीब सा लगता है। सर कुछ हासिल नहीं किया, आप 10 बाई 10 के रूम में कंपनी चला रहे हो और आप कहते हो कि हम 8 करोड़ के मालिक हैं। कभी कोई बात ना गले से नीचे उतरती नहीं है सर कि ये सस्टेनेबल हो सकता है क्या सर? मेरी जो एंजल इन्वेस्टमेंट की मीटिंग होती है और मैं उसमें कहीं में को चेयरमैन वगैरह हूँ, तो जब उनके साथ बात होती है तो जो लड़के आते हैं वो ब्राइट होते हैं जरूर, पर अभी भी इनके प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है। तो वो जो कहने जा रहे हैं उसका अभी प्रूफ भी हासिल नहीं है। और जैसे आपने कहा 5-7 लाख लगा के, वो जैसे ही आप वैल्यूएशन की उनसे बात करते हो तो मेरे ख्याल से $1 मिलियन से कम की वैल्यूएशन कोई करता ही नहीं। तो आपको ताज्जुब होता है कि भाई ये इतनी वैल्यूएशन इतने कम समय में, इतना कॉन्सेप्ट में दम नहीं है, फिर भी क्यों मांग रहे हैं। और उसका बड़ा स्वरूप देखो आप, तो आप समझते हैं कि कोई एलएनटी जो काम कर रही है या मारुति जो काम कर रही है, उसके बरोबर यदि आप जोमेटो को या ऐसी कंपनी को जिसमें न कोई असेट्स है, न कोई अर्निंग है अभी आज की तारीख में, पर कोई ना कोई फैंसी जरूर है, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी जरूर है, आज के जमाने के है, उसके कारण वो वैल्यूएशन मिल जाए जो और कोई कंपनी ने अपने असेट्स, अपनी आबरू, अपने पैसे, अपने प्रॉफिट कमाने में 50-100 साल लगा दिए हो, और वो जो वैल्यूएशन पे पहुंचे उससे कहीं ज्यादा ये लोग 2-4-5 साल में कहीं पहुंच जाए, तो वो बात हजम नहीं होती है। और इन लोगों को क्योंकि इतना अभी के समय में बल मिला हुआ है कि वो, जैसे मैं कहीं नेगोशिएट करने की बात भी करता हूँ, तो वो जो स्टार्टअप वाले जो 25 साल के 30 साल के लड़के हैं जिन्होंने अभी तक कोई ज्यादा नहीं किया, उनके भी एक्सपेक्टेशन ये होते हैं कि $1 मिलियन में उनके वैल्यूएशन आ जाए। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये जो एक पूरा माहौल खड़ा हुआ है, उसके सामने चाइना ने एक थोड़ा सा डिपार्ट करके जो बैक टू बेसिक्स, वो जो बैक टू बेसिक्स वाली बात करी है कि भाई आप कितना कमाते हो, आपने क्या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी करी है, आपने क्या असेट्स क्रिएट करी है, जो कि अभी तो देखते ही नहीं है। अभी वो कहते हैं एसेट लाइट, मतलब एसेट है ही नहीं कोई, आप अर्निंग की जगह बर्निंग की बात कर रहे हैं। तो जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे, प्रिंसिपल्स थे, उससे ये बहुत कोई अलग बात है। और मैं समझ रहा हूँ कि उसको समझने में, उसको कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि जैसे ये .com का बबल था और कहीं उसका एक अंजाम हुआ, वैसे ही ये चीजों का अंजाम शायद 10-20 साल में क्या आएगा, ये थोड़ा लंबा चल सकता है, मे बी 1 और 2 डेकेड्स, पर उसके बाद ये चीज क्या सस्टेन कर पाएगी या नहीं,
वो हमको हमेशा ही ट्रेडिशनल विजडम से इसको देके तो चक्कर आ जाते हैं कि ये कैसे होगा। इस मामले में मैं कम से कम एक स्टार्टअप की तारीफ करूंगा जिसका नाम है ओला, कि वो तुरंत से इंडिया में स्कूटर के बिजनेस में चला गया। और हाँ, वहां पे कम से कम उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, बस। फैक्ट्री है, बेस है, लाखों स्कूटर वो हर साल बनाएगा, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं वो बिकेंगे। एक की कीमत करीब आज उन्होंने डिक्लेयर की है कि 1 लाख रुपए के करीब एक की कीमत होगी, टैक्सेस वगैरह कुछ अलग होंगे, चलो 1.25 लाख रुपए में मिल जाएगा। तो लोगों को पता है कि हाँ जी, मैंने पैसे दिए तो ये मैंने एक आइटम ली है जिसको मैं रिचार्ज करूंगा और 100-200 किलोमीटर आराम से मैं सिटी में रन कर सकता हूँ। तो वो जो डाइवर्जन किया है ओला ने, वो मुझे लगता है वो एक प्रसन्नता देने वाला कदम है। और वो कम से कम शायद वो उस बात को समझ गया है कि वो मॉडल लंबे टाइम तक नहीं चलेगा, लेकिन फैक्ट्री लंबे टाइम तक जरूर चलेगी, ये बस जरूर। बस बस बस, बिल्कुल चलिए, बिल्कुल। दूसरे मुद्दे पे आते हैं नयन जी। जी। अ, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये 4 देश आपस में करीब 15 साल से एक मोटर व्हीकल, एक एग्रीमेंट जो है आपस में, जिसके द्वारा एक दूसरे के जो मालवाहक ट्रक वगैरह लॉरीज होती हैं, वो सामान लेके दूसरे देश में जा सके भारत में से होके। भारत उनको क्या कहते हैं, ट्रांजिट रोड जिसे क्या कह सकते देने का है। 15 साल से बातचीत हो रही है और ये फाइनलाइज नहीं हो रही। इसकी वजह से नेपाल में निराशा है, भूटान में निराशा है, और क्या कहा जाए तो बांग्लादेश में भी निराशा है। ये मुझे नहीं समझ में आता है कि हम उसको एक यूरोपियन यूनियन का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि उसकी तरह आपस में संबंध मजबूत होंगे, और एक छोटा सा लैंड का टुकड़ा आता है जो बीच में इनको नेपाल और भूटान लेके जाता है। वो टुकड़ा भी 100-200 किलोमीटर से ऊपर का नहीं होगा देखा जाए तो। अब समझ में नहीं आता है कि ये चीजें फाइनलाइज क्यों नहीं हो रही हैं। क्यों बांग्लादेश का एक ट्रक नेपाल नहीं जा सकता, क्यों नेपाल का ट्रक बांग्लादेश नहीं जा सकता। यूरोपियन यूनियन के अंदर सारे लॉरी एक दूसरे आते जाते रहते, कोई दिक्कत नहीं है उनको, इनका सिस्टम बना हुआ है। भूटान से क्यों एक ट्रक इंडिया में आराम से नहीं आ सकता है, भूटान से क्यों एक ट्रक नेपाल क्यों नहीं जा सकता है। अगर मैं इनका जीडीपी देखूं तो इंडिया तो पता ही है करीब करीब चलो $3.25 ट्रिलियन के आसपास है। बांग्लादेश $350 बिलियन है, और इंडिया का एक्सपोर्ट 10-12 बिलियन डॉलर का, और बांग्लादेश से हमारा इंपोर्ट $1 बिलियन है टोटल। नेपाल की इकोनॉमी $35 बिलियन की लास्ट ईयर के हिसाब से, बहुत टाइनी है देखा जाए तो, और इंडिया का 100वां हिस्सा कह सकते हो उसको। और भूटान तो बिल्कुल एक किड है, बच्चा है, जिसका विदेश व्यापार सब कुछ हमारे पास है, डिफेंस हमारे पास है, $2.5 बिलियन। सर वो ऐसा क्या बेच देंगे इंडिया में आके फ्री में जिससे इंडिया की इकोनॉमी बेकार हो जाएगी। हम तो एक बिग हार्टेड प्लेयर की तरह आने चाहिए और उनको रास्ता देना चाहिए। हम ये क्या कर रहे हैं। एक तो मैं हमारे क्योंकि रोजी रोटी के काफी मित्र बांग्लादेश से, नेपाल से है, तो भूटान से भी इसीलिए आया अभी, भूटान से भी है और भूटान से भी आ गया, तो जी। बिल्कुल इसीलिए मैं एक तो आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये टॉपिक चुना, कि जो हमारे धन्यवाद। बहुत ही अच्छे टॉपिक आप हर वीक लेके आते हैं। और मेरे ख्याल से ये तो एक ऐसा टॉपिक था जो हम सबको बात करनी ही थी। और हमारे जो काफी मित्र हैं वो रोजी रोटी के इस देशों से आते हैं, तो इसलिए मैं इसका थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव बनाना चाहता हूँ कि ये जी हम लोग क्या बताइए। बात कर रहे हैं। जी तो बताइए। ऐसा है कि ये जो BBIN बोलते हैं इसको, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, और उसके बीच में जो MVA, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है, वो उसको वर्ल्ड बैंक भी बहुत तवज्जो देता है, क्योंकि उनका मानना है कि अफ्रीकन देश में, और हम लोग अभी EU की तो कंपेयर भी नहीं कर रहे अपने आप को, क्योंकि EU कहीं बड़ा एक यूनियन है, डेवलप देश है, यूरोप अलग है, और हम समझ रहे हैं कि एशिया थोड़ा सा इतना डेवलप नहीं है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंपैरिजन उसको अफ्रीका के साथ करूं, तो भी हम लोग यहाँ कैसे थोड़ा सा बिछड़े हुए हैं वो मैं बात करना चाहता हूँ। एक तो जी ये कि जो हमारी ईस्ट एशिया की इकोनॉमी है, जो देश है हमारे, उनका डिपेंडेंस जो आसपास के देशों में है वो बहुत ज्यादा है, इवन EU और अफ्रीका से ज्यादा। तो हमारा जो ईस्ट एशिया के देश है वो 50% अपना जो कारोबार है वो आसपास के देशों में करते हैं, जो कि अफ्रीका में सिर्फ 22% है। जी वो जी लोग जी। दूर व्यापार ज्यादा करते हैं, नजदीक कम करते हैं। तो हमारे देश में, और हमारे ये जो BBIN देश है, उसमें ये करने की और भी आवश्यकता है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा। जी हमारा 50% जो कारोबार है, वो सब जैसे आपने कहा वो ट्रकों के कारण अफेक्ट हो जाता है। तो होता क्या है, जैसे बांग्लादेश का इसमें बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है,
मेरे ख्याल से मैं समझ रहा हूँ कि बांग्लादेश को इसके अग्रीमेंट में सबसे ज्यादा योगदान होगा और सबसे ज्यादा फायदा होगा, और बाकी के देशों को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। हर एक की जो नेशनल इनकम है वो कहीं 8-10% से लेके 25-50% तक बढ़ने की पूरी संभावना है। अभी होता क्या है कि जो हमारे नेपाल बांग्लादेश के बॉटलनेक है, वो कहीं अपना पेत्रापोल और बेनापोल का जो एरिया है जहां से हमारे गुड्स पास होते हैं, वहां बॉटलनेक ऐसी है कि वहां ट्रक्स को, जैसे आपने कहा, दिनों तक खड़ा रहना पड़ता है। जबकि अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में देश की बॉर्डर क्रॉस करते हुए 6 घंटे से ज्यादा नहीं लगते हैं। हमारे यहाँ 6-6 दिन हम लगाते हैं, ट्रक्स खड़ी रहती है। आपने जैसे बहुत अच्छी बात कही बोरा साहब कि ट्रक्स क्यों, हमारी इंडियन ट्रक वहां अलाउ नहीं होती है और वो क्यों बांग्लादेश की ट्रक हम अलाउ नहीं करते, ट्रांसशिपमेंट वगैरह ये वो झंझट हम क्यों करते, या इसको इतना रोकते हैं, फिर रोड परमिट की झंझट में पड़ते हैं। फ्री एक्सेस हम लोग कर दे तो आपने जैसे कहा ये छोटे छोटे देश है, ऑलरेडी व्यापार कम है, वो व्यापार ग्रो हो, उनसे किसी को थ्रेट नहीं है जी। वो लोग ऊपर से, हम लोग उनको एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं, तो हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो भी फेवरेबल है और हमारे सब एक्सपोर्ट में सहायता होगी यदि हमारे ट्रक्स जो है वो बेनापोल और पेत्रापोल पे इतने नहीं रुके, तो इंडिया को भी ज्यादा फायदा ही है। तो मैं समझ रहा हूँ नुकसान होना तो अलग, हमको फायदा है ये करने से। हमारा जो वो 27 किलोमीटर सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको वो चिकन नेक बोलते हैं, वहां तो मैं समझ रहा हूँ कि अगरतला से यदि कोलकाता हमारे गुड्स को आना हो तो 1600 किलोमीटर लगते हैं, जबकि बांग्लादेश और वो आप यूज कर ले तो 450 किलोमीटर में पहुंच जाते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ 1/3 आपका डिस्टेंस कम हो जाता है। तो इसके तो फायदे इतने ज्यादा है। 2015 में हमने इसका MVA एग्रीमेंट भी साइन किया हुआ है, पर उसमें जो आपत्तियां आ गई है पिछले 6 साल में, तो प्रोग्रेस कुछ नहीं हुआ है और हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो सिर्फ एक पेपर बन के रह गया है। और हमारा जो बिजनेस है, व्यापार है, वो आज की तारीख में हर रोज सफर करता है, क्योंकि हमारे जो एक्सपोर्टर है वो वहां सामान पहुंचाने में इतनी ज्यादा दिक्कतें महसूस करते हैं, क्योंकि हम फ्री एग्रीमेंट नहीं कर पा रहे, हम फ्री मूवमेंट नहीं अलाउ कर पा रहे। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये करने से जो चारों देश है उसको फायदा होगा। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि इसके कारण जो एक एक्सिस बनेगा, वो पूरे एशिया में एक बहुत ही पावरफुल एक्सिस बनेगा और इसको करने से पूरे एशिया को और हम लोगों को, चारों देशों को बहुत फायदा होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं वो ब्यूरोक्रेटिक डिलेस जो होती हैं या फिर राजनीतिक समझ की थोड़ी सी कमी हो जाती है, और खास तौर से मैं इसको थोड़े से एक सामरिक दृष्टि से भी देखता हूँ। सामरिक दृष्टि से इसलिए कि भारत के जो दो उत्तरी हमारे मित्र हैं, खासतौर से भूटान और नेपाल, अब चाइना का प्रभुत्व ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और नेपाल तो अभी हालिया दौर में देखा जाए तो पूरा तरह से चाइना के एक तरह से प्रभाव में था। तो वहां के लिए तो दिल खोलकर एकदम से ये कहना चाहिए कि भाई तुम आओ जाओ, अगर बॉर्डर से व्यक्ति आ जा आराम से सकते तो भाई ट्रकों को भी आने दो, उनके सामान को भी आने दो। इतने छोटे देश इतने बड़े देश को इकोनॉमिकली डैमेज नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आपने उनके साथ सार्क समझौता किया हुआ है और सामान के ऊपर 0% ड्यूटी की कई जगह छूट भी दी हुई है, तो फिर डर किस बात का है। आप इसको एक नॉर्मल वे में लीजिए। और नेपाल को और भूटान को, भूटान भी नाराज चल रहा है, नेपाल को पूर्णतः जीतने की कोशिश कीजिए इसी के द्वारा, क्योंकि नेपाल फिर कम से कम एटलीस्ट भारत को एक मित्र के रूप में देखेगा। अदरवाइज वहां भी भारत विरोधी भावनाएं आ रही हैं। तो ये बिजनेस के जो कुछ डिसीजंस होते हैं इस किस्म के छोटे छोटे, यहाँ पे बड़ा दिल दिखा के कुछ करेंगे तो सामरिक रूप से जो हमें सफलताएं मिलेंगी वो बड़ी भी होंगी और बिजनेस की सफलताएं भी बड़ी होंगी। मयंक जी सही कहा ना? आपने इनफैक्ट बहुत ही अच्छी बात करी है। एक तो ये कि हमारे देश के लिए और ये देशों के लिए क्योंकि फायदा है, पर आपने कहा एक बहुत स्ट्रेटेजिक और बहुत डिप्लोमेटिक अच्छा मुद्दा लिया है कि यदि ये नहीं करेंगे तो चाइना तो बैठा ही हुआ है। उसकी पकड़ जो है वो एशियन देशों पे और पूरे विश्व में एक स्ट्रेटेजिकली वो लोग बढ़ा रहे हैं। और ये सब देशों के साथ श्रीलंका देखे, बाकी के पोर्ट देखे, तो चाइना जो है उसकी पकड़ पूरे एशिया पे बहुत बढ़ेगी। और उसको करने के लिए उसको थोड़ा सा कहीं
हम लोगों को कंपटीशन देने के लिए, उसको एक थोड़ा सा जवाब देने के लिए भी इंडिया को जरूरी है कि BBIN देशों में अपना दबदबा बना रखे और अपना जो है वो बिग ब्रदर वाला जो प्रेजेंस है वो उसको कहीं लार्ज हार्टेड वे से ले और इन देशों को मदद करे, हमारे एक्सपोर्ट को और ट्रेड को मदद करे। और एशिया में जैसे EU है, ऐसे एक बड़ा ब्लॉक बनेगा इससे। ये 4 देशों से हम शुरुआत करेंगे और जैसे जैसे हमारा कॉन्फिडेंस, जैसे जैसे हमारा इंटरडिपेंडेंस बढ़ता जाएगा, मैं समझ रहा हूं कि इसमें हम चारों को फायदा होगा और हम थोड़ा सा चाइना को एक उनकी जो तीव्र गति से वो लोग एशिया में और पूरी दुनिया में अपना पकड़ जमाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उनको थोड़ा सा हम जवाब दे पाएंगे यदि हम इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करें। एक पेपर बना हुआ है, उसमें जो जो प्रोविजंस करने हैं वो सब करें। कोई आपको कहीं दिक्कत है, मेरे ख्याल से दिक्कत है ही नहीं, पर कोई रिजर्वेशन है तो उसको कहीं अंदर इनकॉर्पोरेट कर ले। पर इसको जितना जल्दी करेंगे मेरे ख्याल से हमारा भी थोड़ा सा एक दबदबा शुरू होगा, हमको ऊपर से नुकसान नहीं फायदा होगा, हमारा ट्रेड बढ़ेगा और मेरे ख्याल से ये 4 देशों में इंटरडिपेंडेंस बढ़ेगा तो ये 3 देशों को भी इंडिया को एक बड़े ब्रदर के तौर पे मानने का एक शुरुआत होगी। और इससे मैं समझ रहा हूँ सिर्फ फायदा ही होगा, नहीं करने से और डिले करने से ऊपर से नुकसान जाता है। बिल्कुल, बड़ा दिल दिखाना होगा और वही एक रास्ता होता है। और खैर, ये दोस्तों था आज का अंक रोजी रोटी का। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। नए नए विषयों को हम लेके आते हैं, महत्वपूर्ण विषयों को लेके आते हैं, नयन जी के साथ बात करते हैं। नयन जी, कोई आखिरी बात आप कहना चाहें दर्शक मित्रों को? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान की सिचुएशन जो है उसको हम लोग बहुत गौर से देख रहे हैं। मेरे ख्याल से एक हफ्ते में जैसे ही कुछ डेवलपमेंट हो ऐसे हम लोग उस पर अपडेट भी लेके आएंगे। और इट इज समथिंग विच इज अनफोल्डिंग एवरी डे। पर इंडिया का नेबर है, मैं समझ रहा हूँ, और पाकिस्तान बीच में है, तो इसमें स्ट्रेटेजिकली और बिजनेस वाइज कई ऐसे एस्पेक्ट्स है जो कि हम लोग डिटेल में आपसे बात करना चाहेंगे। यदि आप इसके बारे में सुनना चाहें तो भी अपने ईमेल में, अपने कॉरेस्पॉन्डेंस में वोरा साहब को फीडबैक देते रहिए। और भी कोई टॉपिक का भी आपको लग रहा हो तो मेरे ख्याल से बताते रहिए। मैं समझ रहा हूँ कि ये रोजी रोटी का जो प्रोग्राम है वो वोरा साहब के एफर्ट से न सिर्फ इंडिया रेलेवेंट हो रहा है पर पूरे एशिया के लिए रेलेवेंट हो रहा है। और मतलब मुझे इसमें शामिल होने का मौका है वो मुझे बहुत ही आनंद और गर्व की भावना देता है। और मैं समझ रहा हूँ कि वी आर इमर्जिंग एज ट्रूली एशियन काइंड ऑफ अ प्रोग्राम। एंड थैंक्स टू वोरा साहब फॉर मेकिंग इट सो इंटरेस्टिंग एंड सो रेलेवेंट। थैंक यू वेरी मच सर। आपका बड़प्पन है कि आप मुझे क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन सफलता का सारा श्रेय आपका है। एक्सपर्ट आप हैं। मैं तो बस दर्शकों के कुछ प्रश्न होते आप तक पहुंचा देता हूं। तो मैं तो एक, क्या कहा है, बीच में एक मीडिएटर के तौर पर हूं यहाँ पे। तो हमारे जो असली हीरे हैं वो तो नयन पारिक जी हैं, देखा जाए तो दर्शक मित्रों लेंगे विदा और नयन जी से कहेंगे थैंक यू सर। आप आए थैंक यू सो हमारे मच शो वोरा में, साहब। आपने अपनी कीमती समय निकाला, लोगों को अपने प्रेशियस विचार आपने व्यक्त किए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शक मित्रों दीजिएगा आज्ञा, बहुत जल्दी मिलेंगे नए प्रोग्राम में, नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ। तो मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे। धन्यवाद आप सबका।